एसिड, बेस एंड सॉल्ट। हमारे सराउंडिंग में कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको हम इन 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। तो क्या होते हैं एसिड? तो पुरानी डेफिनेशन कहती है कि एसिड वो सब्सटेंसेस हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे लेमन जूस, कभी टेस्ट किया होगा लेमन जूस। वैसे ही विनेगर कभी टेस्ट किया होगा। तो व्हाट आर दीज आर द एसिड, क्योंकि ये टेस्ट में खट्टे हैं। दूसरा बेस वो सब्सटेंस हैं जो टेस्ट में कड़वे हैं, विच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेस। जैसे एग्जाम्पल कास्टिक सोडा या फिर जैसे स्लेट लाइम, राइट। सो दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर कॉल्ड एज बेस, क्योंकि ये टेस्ट में कड़वे हैं। एंड तीसरा एक और है सॉल्ट। सॉल्ट का एज सच कोई टेस्ट के बेसिस पे आप इसको पता नहीं कर सकते, इनके अपने ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ये जो सॉल्ट होते हैं ये एसिड एंड बेस के रिएक्शन से बनते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तब जाकर के सॉल्ट बनता है। जैसे आप जो घर में खाते हो कॉमन सॉल्ट जो आप घर में खाते हो NaCl होता है, वो भी एक सॉल्ट है। जैसे KCl हो गया, जैसे MgCl2 हो गया। व्हाट आर दीज आर द सॉल्ट, राइट। तो 3 कैटेगरी है एसिड, बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड वो जो खट्टे होते हैं, बेस कड़वे होते हैं, एंड सॉल्ट का कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट आप बोल नहीं सकते। ये तो पुरानी डेफिनेशन हो गई कि एसिड आर सोर इन टेस्ट। अब मॉडर्न डेज में क्या है कि हमारे पास इतने सारे टाइप के एसिड हैं, आप उनको टेस्ट करने जाओगे तो आपकी जुबान जल जाएगी। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप क्या टेस्ट करके पता करोगे उसको कि खट्टा है कि नहीं है? HCl टेस्ट करके पता करोगे, क्योंकि एसिड हो गए, ये बेस हो गए, ये बहुत डेंजरस होते हैं। जैसे NaOH बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसको टेस्ट करने जाओगे तो भाई फिर किसी चीज़ को टेस्ट करने के लायक नहीं बचोगे, राइट। तो ये जो डेफिनेशन हुआ करती थी ये आज के डेट में वैलिड नहीं है। तो आज के डेट में जो मॉडर्न डेफिनेशन है एसिड की वो क्या है, तो एक बार ज़रा देख लेते हैं। एसिड हम किसको बोलते हैं? तो एसिड बोला जाता है उन सब्सटेंसेस को जो एक या एक से ज़्यादा H+ आयन को रिलीज कर सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। व्हाट आर एसिड? एसिड आर दो सब्सटेंसेस which releases one or more H+ ions in aqueous solution. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? पानी वाला, मतलब उसमें आपने पानी डाल रखा है। जैसे जब मैं बोलता हूं HCl एक्वस, ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्वस, तो इसका मतलब क्या हो गया कि HCl पानी में डुबाया हुआ है। जैसे मैं लिखता हूं H2SO4 एक्वस, तो एक्वस का मतलब क्या हो गया? पानी में डुबाया हुआ। तो जैसे ही मैं HCl को पानी में डुबाऊंगा, HCl ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें? H+ एंड Cl- में। H2SO4 को जब मैंने पानी में डुबाया तो ये देगा आपको 2H+ एंड साइड में SO4 2-। तो देखो क्या यहाँ पर एक H+ आयन रिलीज किया HCl ने, इसका मतलब ये एक एसिड है। H2SO4 ने क्या यहाँ पर 2H+ रिलीज किया, यस, तो देयरफॉर इट इज अ एसिड, राइट। तो एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको आप पानी में डालो तो वो H+ आयंस को रिलीज करते हैं। तो पानी होना जरूरी है, अगर पानी नहीं है तो आप बता नहीं सकते हो कि वो एसिड है कि नहीं है ना। जैसे HCl है, आपने एक्वा सॉल्यूशन नहीं ले रखा, आपके पास पानी है ही नहीं, आपके पास प्योर HCl है, तो प्योर HCl इज अ गैस, तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं, है ना। तो अगर आपको जानना है कि वो एसिड है कि नहीं है, पानी लेके आओ, पानी में डालो, और अगर H+ रिलीज किया तो मतलब वो एसिड है। क्लियर? अब हमारे पास जो एसिड है उसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया मिनरल एसिड, एंड दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब मिनरल एसिड मतलब कि ऐसा हो गया कि जो किसी रॉक से मिलता हो या मिनरल से मिलता हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनरल एसिड किसी रॉक से या किसी मिनरल से। और ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया कि किसी जीव जंतु में, जैसे किसी एनिमल में हो गया या किसी प्लांट में हो गया, है ना। जैसे आपको मालूम होगा चींटी जब काटती है
चींटी जब काटती है तो कौन सा एसिड रिलीज करती है? वो फॉर्मिक एसिड, मालूम होगा आपको, है ना। जब कोई चींटी काटे या कोई मधुमक्खी काटे तो वो क्या करता है? वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। जैसे आप सिट्रिक एसिड पकड़ लो तो सिट्रिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है? ये नींबू में, और नींबू क्या है? नींबू एक ऑर्गेनिक चीज है, राइट। तो मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड, अब कुछ जैसे एग्जांपल ले लेते हैं मिनरल एसिड का। जैसे H2CO3 क्या होता है ये? दिस इज कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, मिनरल एसिड है ये कहाँ पाया जाता है? ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपको मिलेगा, सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पीते हो, कोक, ये सब, उसमें होता ही है कार्बोनिक एसिड, है ना। जैसे HCl क्या है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये कहाँ पर मिलता है आपको? ये वैसे तो आप इंडस्ट्रियली भी आपको मिल जाता है ना। आपके पेट में भी आपको मिलता है, ये आपको आपके पेट में भी मिलता है। स्टमक, आप जो खाना पचाते हो वो इसी के हेल्प से पचाते हो, राइट। उसी तरीके से जैसे नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है? ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कहाँ पर? फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स में, है ना। उसी तरीके से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। कहाँ इस्तेमाल होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड? तो सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है जैसे डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट को बनाने में, है ना, बैटरीज को बनाने में, ये इनफैक्ट फर्टिलाइजर्स को बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, राइट। उसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड में जैसे फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH ब्रैकेट में CH2O2, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। कहाँ पाया जाता है ये जो मधुमक्खियाँ होती है उसके डंक में पाया जाता है, जो आंट होती है चींटियाँ उसके डंक में पाया जाता है, राइट। और कई सारे मेडिसिन में भी ये पाया जाता है। दूसरा जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH C2H4O2, दिस इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कहाँ पाया जाता है ये आपको मिलेगा विनेगर में, विनेगर में मिलेगा, डाइज में मिलेगा, डाई करते हैं कपड़ों को रंगने के लिए, परफ्यूम हो गया उसमें आपको मिलेगा। सिट्रिक एसिड पकड़ लो, जैसे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड मतलब C6H8O7 सिट्रिक एसिड है ये। सिट्रिक एसिड कहाँ पे? लेमन जूस में पाया जाता है ये लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। और इसके अलावा और कई सारे ऐसे जो खट्टे होते हैं प्रोडक्ट उसमें आपको मिलेगा। बेंजोइक एसिड, अब बेंजोइक मतलब C6H5COOH, दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये कहाँ पर मिलेगा? फूड प्रिजर्वेटिव्स में मिलेगा, फूड प्रिजर्वेटिव्स में आपको मिलेगा, है ना। तो जो एसिड्स होते हैं उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड में। तो मिनरल एसिड मतलब जो आपको बाहर मिल सकते हैं, जिसमें लिविंग का कोई रोल नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब ये पेड़ पौधों में आपको मिलता है। फर्दर एसिड को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एक हो गया वीक एसिड, ठीक है। एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दूसरा हो गए वीक एसिड, वीक एसिड। अब ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये ऐसे एसिड होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं H+ में, जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं H+ में। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, मैंने लिया HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl को जैसे ही मैं पानी में डालूंगा, HCl का जैसे मैं एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा, ये बन जाएगा H+ इन एक्वा सॉल्यूशन एंड साइड में Cl-, ये भी चलो एक्वस में है। तो मैंने क्या किया, HCl जब लिया मैंने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl लिए। 100 मॉलिक्यूल HCl जब टूटेंगे तो क्या बनेगा? 100 मॉलिक्यूल ऑफ H+ एंड 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl-। उसी तरीके से अगर मैं लेता हूँ H2SO4, H2SO4 को जब मैं तोड़ता हूँ तो ये बनाएगा 2H+ एंड साथ में क्या बनाएगा? SO4 2-। अगेन ये भी एक्वा सॉल्यूशन ही है। तो अगर मैंने यहाँ पर H2SO4 100 लिए, 100 मॉलिक्यूल H2SO4 के लिए, तो मैं देखूंगा कि 200
H प्लस बन रहे हैं एंड SO4 कितने बन रहे हैं 100, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड की खासियत क्या होती है कि दे आयोनाइज कंप्लीटली, क्या दे आयोनाइज कंप्लीटली, दे आयोनाइज कंप्लीटली, ठीक है, पूरे आयोनाइज हो गए। कैसे, मैंने देखो 100 HCl लिए थे, पूरे के पूरे 100 H प्लस मिले, उससे 100 H2SO4 लिए तो पूरे के पूरे 100 H2SO4 टूटे और उससे 2H प्लस बने। वैसे ही वीक एसिड वो होते हैं जो कभी भी पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होते। जैसे मैंने यहां पर लिया CH3COOH। अब देखो ये है, इसका मैंने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और एक्वा सॉल्यूशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा, देखिए ये H प्लस एंड, चलो मैं पहले यहां लिख देता हूं इसको, CH3COO माइनस एंड, देखो ये एक्वा सॉल्यूशन है, याद रखना। दूसरा क्या बनेगा, H प्लस एक्वा सॉल्यूशन। अब हुआ यूं कि मैंने लिया CH3COOH 100 पार्टिकल्स, ध्यान से समझो, मैंने 100 पार्टिकल्स लिया। 100 पार्टिकल्स लिया तो मैंने देखा कि यार ये पूरे के पूरे 100 टूटे नहीं। क्या हुआ यहाँ पर, पूरे के पूरे 100 टूटे नहीं, 100 में से 20 बच गए। मतलब कि ऐसा हुआ कि ये 20 CH3COOH रह गए और ये जो बाकी हैं ये कितने बने, ये 80 और ये 80। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखो HCl के केस में क्या हो गया, आपने जितने भी HCl रखे थे सब टूट गए, लेकिन वीक एसिड के मामले में क्या होता है, पूरे नहीं टूटते। आप जरा ऐसा समझिए, एक कराटे चैंपियन है, उसने क्या किया, ये 100 स्लैब रखे, ठीक है, उसने बोला कि मैं एक हाथ से मारूंगा और ये पूरे के पूरे 100 टूट जाएंगे। ठीक है, क्या किया उसने, ये 100 रखे, उसने बोला मैं एक कराटे से मारूंगा पूरे के पूरे 100 टूट जाएंगे, और उसने मारा और पूरे के पूरे 100 टूट गए, पूरे के पूरे 100 टूट गए। तो ये जो 100 थे ये खत्म हो गया, 0 बच गया। ये यहाँ पर H2SO4 100 था, ये यहाँ पर 0 हो गया, पूरे के पूरे 100 डिकम्पोज हो गए, पूरे के पूरे 100 टूट गए। तो हम क्या बोलेंगे, यार ये जो कराटे चैंपियन है एकदम स्ट्रांग है। लेकिन वही अगर दूसरा कराटे चैंपियन है, उसने भी यही बोला कि देखो मैंने 100 रखा है, अब देखो मैं पूरे के पूरे 100 को तोड़ूंगा। तो उसने जब मारा तो देखा कि टूटे सिर्फ 80, कितने टूटे, सिर्फ 80, रह कितने गए, रह गए 20। पूरे 100 नहीं टूटे, पूरे 100 नहीं टूटे, 80 टूटे, 20 रह गए। अब जो 80 टूटे, ध्यान से समझना इसको, जो 80 टूटे उसने तो प्रोडक्ट बना दिए। ये देखो आपके पास स्टार्टिंग में CH3COH कितना था स्टार्टिंग में, चलो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, जरा समझो। स्टार्टिंग में जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो उस टाइम पे CH3COH कितने थे 100, और ये कितना था CH3CO माइनस 0, H प्लस कितना था 0। अब जब आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो जब टाइम की वैल्यू t थी तो आपने देखा कि CH3COH अभी भी बचे हैं, कितने 20। इसका मतलब 80 टूट चुके हैं, 80 टूट चुके हैं। जो 80 टूटेंगे वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, CH3CO माइनस 80, और H प्लस कितने बनाएंगे, वो 80। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वक्त अभी भी 20 आपके पास CH3COH मौजूद है, जबकि CH3CO माइनस कितना है 80, H प्लस कितना है 80। तो क्या पूरी तरीके से डिकम्पोजिशन हुआ, नहीं, अभी भी रह गए हैं 20 पार्टिकल, क्योंकि ये वीक एसिड है, पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हुआ। वही चीज अगर आप HCl के केस में देखो या H2SO4 के केस में देखो, ठीक है। तो यहां पर देखो मैं दोबारा लिख रहा हूं, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो HCl आपके पास 100 था, H प्लस 0 एंड Cl माइनस 0, और जब टाइम की वैल्यू t हुई तो HCl 0 हो गया, क्यों, पूरा का पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया, और ये H प्लस कितना बना 100 और Cl माइनस कितना बना 100। तो आपके पास रिएक्टेंट में कुछ बचा नहीं, बचा, पूरा का पूरा रिएक्टेंट टूट गया है। सिमिलरली H2SO4 को देखिए, जब टाइम की वैल्यू 0 थी, मतलब स्टार्टिंग में आपने H2SO4 के 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे थे, तो H प्लस कितना था 0 और SO42 माइनस कितना था 0। क्यों, क्योंकि कुछ भी डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था, आपने जस्ट फ्रेश लिया था। और जब टाइम की वैल्यू t हुई तो आपने देखा कि H2SO4 खत्म हो गया, सब के सब टूट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये जो था ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम एज 200, है ना, क्योंकि डबल हो रहा है ना, एक H2SO4 2H प्लस देगा तो 100 टूटेगा तो कितना बनेगा, ये 200 बनेगा, और SO4 कितना बन रहा है, ये 100 बन रहा है ना, क्योंकि ये तो सिंगल ही है, इसके आगे कोएफिशिएंट देखो क्या है 1 है, तो ये 100 बन रहा है। तो आपने देखा यहाँ पर रिएक्टेंट में HCl कुछ भी नहीं बचा, रिएक्टेंट में यहाँ पर देखो ये H2SO4 कुछ भी नहीं बचा। अगर रिएक्टेंट में कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर रिएक्टेंट में बच रहा है तो वो वीक एसिड है। सिमिलरली एक और एग्जांपल जैसे देख लेते हैं, हमारे पास H3PO4 है ना। अब देखिए इसका आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, और एक्वा सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करना होता है, वाटर। तो एरो के ऊपर मैं लिखूंगा वाटर, देखो यहाँ पर जहां पर भी एरो है उसके ऊपर लिखा जाएगा वाटर, क्योंकि बिना वाटर के तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं ना, आपको तो पानी चाहिए, पानी में डालेंगे तो जाके पता चलेगा आपको, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मिला 3H प्लस एक्वा सॉल्यूशन, एंड साइड में क्या बनेगा PO4 3 माइनस एक्वा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर यही हुआ, यहाँ पर यही हुआ कि जब टाइम की वैल्यू 0 थी, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो आपने 100 मॉलिक्यूल ले रखे थे H3PO4 के, तो H
प्लस कितना 0, PO4 कितना 0। टाइम की वैल्यू जब t हुई तो आपने देखा कि H3PO4 अभी 30 बचे हुए हैं, 30 बचे हुए हैं, इसका मतलब 70 डिकम्पोज हुए, 70 डिकम्पोज हुए तो H प्लस कितना बनेगा, उसका 3 गुना बनेगा, है ना। तो 7 3 21, राइट, कितना हो जाएगा, क्योंकि 70 डिकम्पोज हुए, 100 में से 30 तो बचे हुए हैं, इसका मतलब टूटे कितने 70, तो 70 का 3 गुना 210, तो आपको 210 H प्लस मिलेंगे और 70 आपको PO4 3- मिलेगा। तो देखो अभी भी ये बचा ही हुआ है, इसीलिए ये वीक एसिड है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि वीक एसिड हम उनको बोलते हैं, हम वीक एसिड उनको बोलते हैं जो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं। जो पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाएंगे दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। अच्छा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर ये जो आप स्ट्रॉन्ग एंड वीक बोल रहे हैं, क्या ये नंबर ऑफ H प्लस आयन पे भी डिपेंड करते हैं? जैसे एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, मान लो HCl है, एक HCl जब टूटता है, एक HCl को जब आपने वाटर में डाला वो टूटा और टूट के उसने बनाया 1 H प्लस एंड साइड में Cl-, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, राइट। और एक दूसरा है हमारे पास H2SO4, इसको जब आपने वाटर में डाला, इसको जब आपने वाटर में डाला तो इसने बनाया 2H प्लस एक्वस सॉल्यूशन और साइड में क्या बनाएगा वो SO4 2-, ये भी एक्वस है, राइट। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, HCl स्ट्रॉन्ग है या H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है? तो सर देखो अभी आपने क्या बोला कि जो एसिड होते हैं वो H प्लस रिलीज करते हैं, बिल्कुल, यहां पर भी H प्लस रिलीज करें, इसका मतलब ये दोनों ही एसिड है, बिल्कुल सही बात है। अब सर देखो जो जितना ज्यादा H प्लस रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो देखो H2SO4 क्योंकि डबल H प्लस रिलीज कर रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पे डबल H प्लस रिलीज कर रहा है, इसका मतलब H2SO4 ज्यादा अच्छा एसिड होना चाहिए HCl के मुकाबले, करेक्ट है। देखो कौन कितना H प्लस रिलीज करता है ये नहीं देखा जाता, कौन कितना H प्लस रिलीज कर रहा है वो नहीं देखा जाता, देखा जाता है कि कितने पार्टिकल डिसोशिएट हुए। मतलब ये है कि अगर मैं HCl ले लूं, HCl के मैंने 100 पार्टिकल्स लिए, लेट्स से, बात समझो, अगर मैंने HCl के 100 पार्टिकल लिए, एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट आपको, अगर मैंने HCl के 100 पार्टिकल लिए और पूरे के पूरे 100 डिसोशिएट हो गए तो आपको H प्लस कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, है ना, क्योंकि पूरे के पूरे डिसोशिएट हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, क्या बचा यहाँ पर 0, ठीक है। HCl मैंने लिया, पूरे के पूरे डिसोशिएट हुए तो यहाँ पर 100 H प्लस आपको मिला। वही चीज जब आपने H2SO4 लिया तो H2SO4 भी आपने 100 लिया था, H2SO4 भी 100 लिया, लेकिन हुआ यूं, एग्जाम्पल है, जस्ट याद रखना एग्जाम्पल है, H2SO4 आपने 100 लिया लेकिन ये पूरे के पूरे 100 डिसोशिएट नहीं हुए, 20 बच गए, 100 के 100 डिसोशिएट नहीं हुए, 20 बच गए, इसका मतलब डिसोशिएट कितने हुए होंगे, 80 डिसोशिएट, क्योंकि अगर 20 बच गए, 100 लिया था आपने, 100 में से 20 बच गए, H2SO4 20 बच गए तो इसका मतलब डिसोशिएट 80 हुए होंगे, 80 का डबल कितना होता है 160, इसका मतलब यहां पर 160 H प्लस आयन प्रोड्यूस हुए होंगे, राइट। तो अगर आप नोटिस करो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो फर्स्ट केस है उसमें तो 100 H प्लस ही रिलीज हुए, जबकि सेकंड वाले केस में 160 H प्लस रिलीज हुए। इसका मतलब क्या ये सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्यों, क्योंकि इसने 160 H प्लस रिलीज किए, नहीं, सेकंड वाला वीक कहलाएगा, सेकंड वाला वीक कहलाएगा और फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। क्यों, देखो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितने H प्लस रिलीज कर रहा है, कौन कितने H प्लस रिलीज कर रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन कितना डिसोशिएट हुआ। जो 100% डिसोशिएट होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो 99 होगा वो थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, जो 98 वो और कम स्ट्रॉन्ग है, राइट। अब अगर आप डिसोशिएशन देखो तो आपको मिलेगा कि HCl 100% डिसोशिएट हो गया, एक भी पार्टिकल नहीं बचा, 100% डिसोशिएट हो गया, जबकि अगर H2SO4 में आप देखो तो 80% डिसोशिएशन हुआ है, 80% डिसोशिएशन हुआ है। तो कंपैरेटिवली आप देखो तो HCl स्ट्रॉन्ग है क्योंकि सारे पार्टिकल डिसोशिएट हुए हैं, सारे पार्टिकल डिसोशिएट हुए हैं, और H2SO4 वीक है क्योंकि 80% पार्टिकल ही डिसोशिएट हुए हैं। आप ऐसा समझ लो कि जैसा एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम है और ये साइड में दूसरा है, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए में 100 बच्चे हैं और पूरे के पूरे 100 पास हो गए, सेक्शन बी में 200 बच्चे हैं, सेक्शन बी में 200 बच्चे हैं और 200 बच्चों में से ऐसा हुआ है कि 160 पास हुए हैं। तो मुझे बताओ ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसका है, ए का या बी का? आप ए में देखोगे तो 100% बच्चे पास हुए हैं, बी में आप देखो तो 80% पास हुए हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि देखो बी में ना टोटल 160 बच्चे पास हुए हैं और ए में तो सिर्फ 100 हुए हैं, इसका मतलब बी ज्यादा बेटर है, नहीं।
अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो आपको मालूम पड़ेगा कि ए में 100 बच्चे थे और 100 के 100 पास हुए हैं, इसका मतलब ए का रिजल्ट 100% है। और वही बी में आप देखो बच्चे 200 थे, पास उसमें से 160 हुए हैं, लेकिन जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 80 निकल के आ रहा है। सो क्लास ए इज मच बेटर, क्योंकि उसमें 100% बच्चे पास हुए हैं, जबकि क्लास बी में 80% पास हुए हैं। सो ए इज मच बेटर देन बी, करेक्ट। तो कौन कितना H+ रिलीज कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, H+ कौन कितना रिलीज कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि डिकम्पोजिशन कितना हुआ, डिकम्पोजिशन कितना हुआ, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। तो आप यहां पर लिख सकते हो more the ionization, more the ionization, more the ionization, stronger is an acid, stronger is an acid, more the ionization, stronger is an acid। जितना ज़्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। नाउ अब बात करते हैं बेस की। हमने जाना एसिड, अब बारी है बेस की। तो मॉडर्न डेफिनेशन बेस की क्या बोलती है? पुरानी डेफिनेशन क्या थी भाई, कड़वा होगा तो बेस है। अब हर चीज़ को आप टेस्ट थोड़ी करते बैठोगे। तो बेस की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कहती है कि बेस इज अ सब्सटेंस, बेस इज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग, कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर, कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेस वो सब्सटेंस है जो एक या एक से ज्यादा OH माइनस को रिलीज कर सकता है। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर मैं लेता हूं NaOH, NaOH, NaOH का मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाता हूं, कैसे? उसमें वाटर ऐड करके। तो मैं देखूंगा ये बनेगा Na+ इन एक्वस एंड साइड में OH माइनस, ये भी एक्वस। तो क्या इसने OH माइनस रिलीज किया? यस। तो इसका मतलब है इट इज अ बेस। जैसे CaOH2, इसका मैं एक्वस सॉल्यूशन बनाऊंगा वाटर का इस्तेमाल करके, तो क्या बनेगा? Ca2+ एक्वस प्लस 2OH माइनस एक्वस। तो देखो क्या इसने OH माइनस रिलीज किए, इसका मतलब है इट इज अ बेस। तो बेस वो सब्सटेंस है जो OH माइनस रिलीज करते हैं वाटर में डिसॉल्व करते ही, मतलब एक्वस सॉल्यूशन बनाते ही वो OH माइनस रिलीज करते हैं। अब यहां पर भी ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर वाटर ऐड नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि NaOH एसिड है या बेस है ना? क्योंकि देखो पानी रहेगा तो आयनाइजेशन होगा, पानी रहेगा तो आयनाइजेशन होगा, आयनाइजेशन होगा OH माइनस रिलीज करेगा तो आप बोलोगे कि ये बेस है, H+ रिलीज करेगा तो एसिड है। तो पानी का होना बहुत जरूरी है, पानी का होना बहुत जरूरी है। एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो ही कोई सब्सटेंस अपनी एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। पानी नहीं है तो आप कुछ नहीं बता सकोगे उस चीज का। हमारे पास कुछ कॉमन बेस हैं जो इंडस्ट्रियली जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे उनमें से है एक NaOH, NaOH। अभी जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो कमर्शियल नेम है वो है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा इसको बोला जाता है। ये इसका इस्तेमाल पेट्रोलियम को रिफाइन करने में होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना, पेपर। फिर उसके बाद रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है, सोप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, राइट। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरीके से KOH, तो KOH क्या हो जाएगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है कास्टिक पोटाश, कास्टिक पोटैश। इसका इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में, है ना, किसमें? बैटरी बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट सोप के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो NaOH KOH देखा जाए तो ये भाई भाई ही हैं, है ना। उसके बाद जैसे CaOH2, CaOH2 इसको बोला जाता है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोला जाता है कमर्शियली स्लेक्ट लाइम, दिस इज कॉल्ड एज स्लेक्ट लाइम, राइट। इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर में,
ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में, ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। और जैसे हार्ड वाटर को आपको सॉफ्ट करना हो, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मतलब क्या, जिसमें नमक रहता है, जैसे समुद्र का पानी हार्ड वाटर होता है, उससे आप कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि उसमें झाग बनता ही नहीं है। झाग इसके लिए नहीं बनता क्योंकि अगर आप साबुन का इस्तेमाल करोगे तो वो जो नमक के जो पार्टिकल होते, मतलब जैसे Ca2+ हो गया, Mg2+ हो गया, ये क्या करता है कि साबुन के मॉलिक्यूल को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से साबुन काम ही नहीं करते नमक के पानी में, राइट। उसके बाद जैसे एक और ले लेते हैं MgOH2, दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अच्छा, इसका एज सच कोई कमर्शियल नेम नहीं है। ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, जैसे कभी एसिडिटी हो रही हो, कभी एसिडिटी हो रही हो तो उसको ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू रिमूव या रिमूवल ऑफ एसिडिटी, रिमूवल ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी हो रही है तो इसको खा लो तो एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ऑर्गेनिक एसिड में ये HCOOH, राइट। ये जो बाजू में मैंने लिखा है ब्रैकेट में, ये देखिए ज़रा, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये इसी फॉर्मूले को मैंने लिख रखा है HCOOH। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोच लेना कि HCOH के साथ अटैच्ड है CH2O2, नहीं। देखो साइड में मैंने क्या लिख रखा है HCOOH, तो एक कार्बन है इसके लिए C, 2 हाइड्रोजन है H2 और 2 ऑक्सीजन है O2। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मिक एसिड है कई जगह पर आपको HCOOH करके दिखाई देगा और हो सकता है कहीं पर आपको CH2O2 करके दिखाई दे। उसी तरीके से ये जो एसिटिक एसिड है CH3COOH इसका फॉर्मूला है और इसी चीज को कई बार लोग C2H4O2 करके दिखाते हैं। देखो 2 कार्बन है, देखो कार्बन 1 कार्बन 2, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है H3 और 1 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो C2H4O2, राइट। तो ये मत समझना कि CH3COH के साथ अटैच्ड है ये C2H4O2, ये कई जगहों पर आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा C2H4O2 और कई जगहों पर आपको CH3COH के फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि बेस क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, उनके कुछ कॉमन एग्जांपल्स भी देखे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कॉमनली, वो भी हम लोगों ने देखा। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आपके सामने एक सब्सटेंस दिया हुआ है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपको बोल रखा है कि बताओ ये एसिड है कि बेस है। अब भाई क्या करें, तो टेस्ट तो हम करके देख नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे डेंजरस एसिड बेस मिलते हैं, तो टेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। दूसरा क्या है, तो दूसरा ये है कि हम सॉल्यूशन के अंदर देखें कि क्या उसने H+ आयन रिलीज करें या OH- आयन रिलीज करें। बट आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप आंखों से देख सकते हो, आपके पास एक सॉल्यूशन मैंने दिया है, क्या आप आंखों से देख सकते हो कि हाँ भाई इसने H+ आयन रिलीज किए या इसने OH- आयन रिलीज किए? नहीं देख सकते ना, प्रैक्टिकली आप नहीं दे सकते। माइक्रोस्कोप है आपके पास, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, तो भाई बात अलग है, राइट। लेकिन आंखों के सामने तो आपको ये सब दिखेगा नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे कि एसिड है या बेस है? जो सब्सटेंस आपके सामने रखा हुआ है, जो सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, वो एसिड है कि बेस है? तो उसको पता लगाने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर। दैट सब्सटेंस इज नोन एज इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की मदद से, जैसे इसके नाम में ही पता चल रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट कर देता है ये कि ये जो चीज़ है ये एसिड है या बेस है, राइट। तो इंडिकेटर्स होते क्या हैं? तो इंडिकेटर्स कुछ कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, उनकी हेल्प से आप बता सकते हो कि सामने वाली चीज़ एसिड है कि बेस है। तो वो क्या करते हैं, इंडिकेटर अपना कलर बदलते हैं। तो कलर बदलने से मालूम पड़ जाता है कि वो आपने जो लिया है वो एसिड है कि बेस है। सो व्हाट आर इंडिकेटर? तो इंडिकेटर में हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिकेटर आर कलर्ड, इंडिकेटर आर कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इंडिकेटर आर कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस extracted from different plant, from different plant। तो अलग अलग पौधों से ये मिलता है। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के इंडिकेटर हैं, जैसे नंबर 1 लिटमस, नंबर 2 फेनोल्फथैलीन, PHENOL PHTHALEIN, राइट। तीसरा मिथाइल ऑरेंज। अब ये 3 हमारे पास इंडिकेटर हैं। अब इसमें जो सबसे पहला है लिटमस, ये एक पर्पल डाई है जिसको लाइकेन से
एक पौधा है उससे मिलता है। लाइकेन एक थाइलोफाइटा की कैटेगरी में आता है, आपने बायो पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि व्हाट इज लिटमस, लिटमस इज अ पर्पल डाई। व्हाट इज लिटमस, लिटमस इज अ पर्पल डाई, इट इज अ पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट लाइकेन, ठीक है, ये उसमें से मिलता है। इसको पेपर पे अप्लाई किया जाता है और ये रेड एंड ब्लू स्ट्रिप में अवेलेबल होता है। किसमें, ये एक रेड एंड ब्लू स्ट्रिप में अवेलेबल होता है, राइट। अब ये क्या होता है कि अगर आप ब्लू स्ट्रिप को एसिड में डालते हो तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हो तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और वही रेड लिटमस को अगर आप बेस में डालते हो तो वो ब्लू हो जाता है। तो रेड लिटमस ब्लू और ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा, फेनोल्फथैलीन, दिस इज एन ऑर्गेनिक डाई, ये एक ऑर्गेनिक डाई है, दिस इज अ ऑर्गेनिक डाई। ये क्या है कि न्यूट्रल रहे सॉल्यूशन या फिर एसिडिक रहे तो ये कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर आपके पास सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब बेसिकली सॉल्ट है वो न्यूट्रल एंड एसिडिक, न्यूट्रल एंड एसिडिक में इसका जो कलर है वो कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस। लेकिन अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो इसका जो कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, अगर कलरलेस है तो मतलब एसिडिक है या न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन अगर पिंक हो गया तो मतलब बेसिक है। तीसरा, मिथाइल ऑरेंज, अब नाम से ही पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज। तो ये जो इंडिकेटर है, न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर ऑरेंज रहता है। बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनिक डाई है, दिस इज एन ऑर्गेनिक डाई, और इसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का है। ऑर्गेनिक डाई ऑरेंज कलर की है ये। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका जो कलर होगा वो ऑरेंज ही रहेगा, अपना कलर बदलेगा नहीं। लेकिन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर सॉल्यूशन एसिडिक है ये रेड हो जाता है, रेड हो जाता है, एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट बिकम्स येलो। तो आप इन तीनों इंडिकेटर में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। एक लिटमस हो गया, एक फेनोल्फथैलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज। अब नाम शायद इसका यही बोलते होंगे, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है सेकंड वाले का। चलिए इसको मैं एक टेबल से बनाता हूँ ताकि समझने में आपको थोड़ी आसानी हो जाए। सो द फर्स्ट वन इज इंडिकेटर, यहाँ पर मैं लूँगा इंडिकेटर, यहाँ पर आएगा कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, दूसरा आएगा कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, एंड तीसरा कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, राइट। अब अगर मैं लूं सबसे पहले लिटमस, तो लिटमस में क्या होगा, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, दिस विल बिकम रेड, एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाएगा। दूसरा, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में लें तो ये पर्पल कलर बन जाता है, दिस इज पर्पल। एंड तीसरा, कलर इन बेसिक सॉल्यूशन में ये बन जाता है ब्लू, दिस इज ब्लू। दूसरा, अगर हम लोग लें फेनोल्फथैलीन, एसिडिक सॉल्यूशन में जो इसका कलर है वो कलरलेस है, दिस इज कलरलेस। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगेन कलरलेस, एंड बेसिक सॉल्यूशन में ये होता है पिंक, दिस इज ऑफ पिंक कलर। द लास्ट, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज में एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड, न्यूट्रल सॉल्यूशन में दिस इज ऑरेंज, एंड तीसरे वाले में ये है येलो, बेसिक सॉल्यूशन में ये है येलो। तो ऐसा टेबल बनाने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा।